आदाब नाजरीन, सियासी टीवी के ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं केवी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। रिवायतें अब किस्से पारिना लगने लगे हैं, तो रोज़ सूरज निकलता है, हर सुबह सोच को एक नई दावत तख्लीक देती है और मौजूदा दौर नई नई तख्लीकी सलाहियतों का मजमा कहा जा सकता है। मेरी मुराद असर हाजिर को सोशल मीडिया या फिर डिजिटलाइजेशन का दौर कहा जा रहा है और सोशल मीडिया के इस दौर में नौजवानों की एक बड़ी तादाद सोशल मीडिया से जुड़ रही है। सोशल मीडिया ने पलक झपकते ही हर किस नाकिस को अपना गिरविदा बना लिया है। सोशल मीडिया के कई अक़साम हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर और टिकटॉक वगैरह वगैरह। दोस्तों, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जिस वक्त रफ्तारी से टिकटॉक ने जो मकबूलियत हासिल की है किसी और ने नहीं, क्योंकि नौजवान नस्ल टिकटॉक के शॉर्ट क्लिप्स पर दस्तियाब कंटेंट को काफ़ी पसंद किया। वहीं हर नौजवान जिनके पास टैलेंट हो, इन्होंने टिकटॉक के ज़रिए वीडियोस क्लिप बनाकर अपनी एक अलग शनाख्त कायम की। अगर आप टिकटॉक का मुशाहिदा करे होंगे, हाँ, इन्हीं में एक मशहूर नाम रेहाना परवीन का है, जो टिकटॉक देखने वालों की निगाहों का मरकज़ बनी हुई थी। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों है, मस्ताने हजारों। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेहाना परवीन ने 1.5 साल के अरसे में 15 लाख फॉलोअर्स बनाए और वो अपने बेहतरीन फ़नकाराना सलाहियतों से हर ख़ास व आम की पसंद बन गई। रेहाना परवीन की ज़िंदगी का एक अहम पहलू ये है कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। बड़े अफसोस की बात यह है कि जिसका आगाज़ अच्छा होता है, इसका अंजाम भी अच्छा होता है। कभी कभी हालात बदल जाते हैं और इंसान के जो वसाइल हैं छूट जाते हैं। यूँ तो हर इंसान में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ऐसी खूबी पोशीदा रखी है, अगर वो जान जाए और अपनी काबिलियत से लोहा मनवा लेते हैं। टिकटॉक एक ऐसा वसीला था जिसने अनगिनत लोगों को अपनी शिनाख्त, सलाहियत, काबिलियत, अदाकारी, करतबबाजी, शोबदबाजी और हुनरमंदी के ऐसे जौहर दिखाए जो अरसे दराज तक लोगों के जहन व गुमान में राज करते रहेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में फ़िलहाल टिकटॉक को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तानी आर्टिस्टों की सलाहियतों और हुनरमंदी को हम अब इस प्लेटफॉर्म पर नहीं देख पाएंगे और इसके ज़रिए जो भी मशहूर व मारूफ हुए हैं, एक ख़ास नाम रेहाना परवीन का भी है। बात करते हैं टिकटॉक की रेहाना से। क्यों बनी चुपचाप का बहाना? बहाना तो क्या बोलेंगे सर, टिकटॉक बैन हो चुका है, आप सभी को पता है। तो मुझे बस ऐसा लगा कि मेरी जो पहचान है वो मुझसे छीन ली गई है। मैंने बहुत मेहनत से 1.5 मिलियन फॉलोअर्स बनाए थे, 1.5 साल की मेरी मेहनत थी, एक झटके में 24 आवर्स में चला गया। हालांकि टिकटॉक बैन होने के मतलब कुछ देर पहले भी मैंने वीडियोस डाले थे जी, उसमें कुछ 700 व्यूज़ आए थे। उसके बाद मेरा पेज लोड होना बंद हो गया, तो मुझे 2 दिन तो मैं बहुत ही डिस्टर्ब माइंड में थी। अच्छा। मैं सही से काम नहीं कर रही थी ऑफिस में, तो मेरे मैनेजर्स मुझे डांटते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी 1.5 साल की मेहनत चली गई, 1.5 लाख पैसे चले गए, तो उतनी तकलीफ़ नहीं होती थी जितनी, मतलब टाइम इज़ मनी ना सर। तो एक बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। पहले मैं हमेशा सोचती थी कि कल कौन से वीडियोस बनाऊंगी, कैसे डालूंगी। फिर लोग काफ़ी इंस्पायर होते थे मेरे वीडियोस से, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते थे। एंड मुझे एक्चुअली नॉमिनेट भी किया गया था ब्लू टिक के लिए। अच्छा। तो मुझे ईमेल्स आने शुरू हो गए थे कि आप नॉमिनेट हो चुकी है, आपको पॉपुलर क्रिएटर का वो ब्लू टिक सेलिब्रिटी वाला टिक मिलने वाला था। तो लास्ट मोमेंट पे बैन हो गया। फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ कि बैन होगा, क्योंकि पहले भी टिकटॉक को लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सीज चलते रहते हैं। सो मैंने सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा और टिकटॉक वापस आएगा। इसीलिए अब तक मेरे पास ऐप है और मैंने डिलीट नहीं किया, क्योंकि तकलीफ़ होती है ना सर, 1.5 साल की मेहनत है, कैसे डिलीट कर दो। तो शायद टिकटॉक आए ना आए, मेरे पास तो ऐप रहेगा,
एंड सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा, हैदराबाद के भी छोटे छोटे लड़के हैं जो राइजिंग स्टार्स थे, जो बना रहे थे चार मीनार के सामने, मैंने देखे। लेकिन अब तक तो हैदराबाद में सबसे ज़्यादा मेरा था। हमारे मीटअप्स होते थे तो पोस्टर्स छपते थे, लोग फैंस हमसे मिलने आते थे। तो यूँ एक हो गया कि एकदम ही वो बंद हो गया है। अब पता नहीं उसके बाद क्या होगा, हमारी सरकार क्या करने वाली है। मैं सुन रही हूँ कि कुछ ऑल्टरनेट ऐप्स लेकर आएंगे, लेकिन कहाँ हम फिर से उतना टाइम दे पाएंगे, कहाँ उतनी एनर्जी रहेगी। क्योंकि फिर ऐसी फीलिंग आएगी कि फिर आप यहाँ पे 1-1.5 साल मेहनत करोगे, फिर कल के दिन फिर बैन हो गया तो। सियासत टीवी के सभी दर्शकों को रेहाना का सलाम। रेहाना, आपने जो शुरुआत की वो किस तरह? टिकटॉक जो आपके वीडियोस आए या लोगों ने आपको पसंद किया, वो कैसे? तो मेरा कोई प्लान नहीं था टिकटॉक यूज़ करने का, तो टिकटॉक आ गई थी। मतलब टिकटॉक का पहला नाम म्यूजिकली था। अच्छा। तो लोग उसे म्यूजिकली के नाम से जानते थे, बहुत सारे लोग यूज़ करते थे, लेकिन मैं दूर दूर तक मैं इंटरेस्टेड नहीं थी। अच्छा। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है सादत खान, मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में वो मेरे साथ रहता था। तो उसके 50,000 फॉलोअर्स थे वो टाइम पे। अच्छा। वो टाइम पे मतलब शुरू के टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा था वो। तो एक दिन उसने मुझे अप्रोच किया कि मुझे वीडियो में एक फ़ीमेल लीड चाहिए, तुम कर सकती हो क्या? क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं और मैं एक्टिंग भी कर लेती हूँ, उसको पता था। तो मैंने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे म्यूज़िकली आती नहीं है। वो कुछ हमारे 2x 0.5 में लिपसिंग करना होता है, तो मुझे वो समझ में नहीं आया। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं कर सकती। तो मैंने एक जॉब ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। यहाँ पे नेकलेस रोड में। तो शुरू के 2 मंथ ट्रेनिंग टाइम था, तो मैं बहुत ज़्यादा बोर होती थी और ऑफिस में सबके हाथ में टिकटॉक चलता रहता, सॉरी म्यूज़िकली चलता रहता था। तो मैंने सोचा चलो एक ट्राई कर देंगे। तो मैंने एक दिन सादत को बोला कि चलो फिर बना लेंगे वीडियोस। तो मैंने उसके साथ वीडियो बनाया, तो एक वीडियो में 40,000 लाइक्स आ गए, 40,000 45,000 वायरल जाने लगे। तो मैंने सोचा हाँ, तो फिर मुझ में भी कोई बात है, मुझे भी बनाना चाहिए, चलो टाइम पास कर लेंगे। तो मैंने ऐसे शुरू किया था। तो फर्स्ट में मेरे 2 वीडियोस एक साथ वायरल हुए थे। अच्छा। तो उससे डायरेक्ट मेरे मतलब 20,000 चले, 20,000 फॉलोअर्स हो गए। उसके बाद एक के बाद एक वायरल होते गए। तो फिर 500 बहुत जल्दी हो गए थे, 5 लाख फॉलोअर्स जल्दी हो गए थे। उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा, धीरे धीरे फिर 1 मिलियन, 1.2, 1.3, फिर लास्ट तक 1.5 मिलियन तक आया था। उसके बाद तो मेरे ज़्यादातर वीडियोस मिक्स रहते थे। कुछ मैं लिपसिंग करती थी, जैसे शहबाज सर है, उनके डायलॉग्स पे लिपसिंग करती थी, गुल्लू दादा, शाहरुख। मतलब हमारे हैदराबादी डायलॉग्स बहुत फेमस है टिकटॉक पे। इवन मुंबई के जो लोग हैं उनको हैदराबादी नहीं समझ में आती, लेकिन वो लोग भी लिपसिंग करते थे। तो मैं ऐसे लिपसिंग के बनाती थी, फिर स्लो मोशन के बनाती थी, और छोटे छोटे मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बनाती थी, जैसे शॉर्ट मूवी के जैसे। टिकटॉक पे आप 1 मिनट का वीडियो डाल सकते हो, तो मेरे 80% वीडियोस तो 1 मिनट के वीडियोस होते थे। अच्छा। जैसे कि एकदम शॉर्ट कुछ मैसेज दिए जैसा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, मेरा सबसे जो वायरल वीडियो था उसमें 2.7 मिलियन लाइक्स आए थे। तो वो कहानी है एक गरीब लड़की की। एक गरीब लड़की रहती है जो एक लड़के को पसंद करती है। तो फिर वो उसकी फ़ोटोज़ देखती रहती है, तो उसका दोस्त आके बोलता है अरे ये लड़के को तो मैं जानता हूँ। तो उसको मिलाने के लिए लेकर जाता है। जो उसका जो क्रश है, लड़की का जो क्रश है, तो बची जाती है, जाके उसको रोज़ देती है, जैसे कॉफ़ी के लिए पूछती है। तो उसके पूरे फ्रेंड्स और वो सब लोग मिलके हंसते हैं कि कैसी बहन जी आ गई हमारे सामने ऐसे रोज़ लेकर। तो बोलते हैं आप मेरे टाइप के नहीं हो, सॉरी बोल के। फिर उसके फ्रेंड को बहुत गिल्टी फील होता है कि अरे बेचारी अच्छी भोली भाली लड़की थी, उसको मैंने इंसल्ट करवा दिया। तो उसको लेके जाता है, पहले शॉपिंग करवाता है, उसको एकदम वेस्टर्न बना देता है, बूट्स वगैरह, जीन्स एंड ऑल। उसके बाद फिर पार्लर लेके जाता है, तो पूरा मेकअप के साथ रेडी होके आती है। तो वो लड़के उसको नहीं पहचानते हैं। तो फिर लड़का आके उसको प्रपोज करता है, तो फिर वो उसको रिजेक्ट कर देती है। रिजेक्ट करके फिर अपने दोस्त के पास चली जाती है, जिसने उसको मतलब कन्वर्ट किया था। दिखा। अरे ये तो मेरा दोस्त है। हाँ, चलो मिलाता हूँ। सच में? हाँ।
कुछ खास था ये जान लेती जो, मेरी नजर से देखा होता तुमने। इस बात का बस गम हुआ मुझको, थोड़ी सी भी कोशिश न की तुमने। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। इसमें तेरा घाटा। फ्लावर दिया था लाइफ में। मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं। इसमें मैसेज ये था कि आजकल है ना, लोग दिल से प्यार नहीं करते, लुक से प्यार करते। आप बाहर से जैसे दिखते हो उस चीज़ से लोग प्यार करते हैं, लेकिन हालांकि लोगों को फीलिंग्स की कदर होनी चाहिए, ना ही कि लुक्स की। तो वो एक शॉर्ट, मतलब मेरे ऐसे टाइप के रहते थे ज़्यादातर वीडियो, शॉर्ट मूवी के जैसे। अच्छा रेहाना, आपने बताया कि ये जो टिकटॉक से आप जो जुड़ी, जी उसका अहम रीज़न ये रहा कि आपको बहुत ज़्यादा बोर एक जॉब में हुआ, जी तब से आप जुड़ गई, है ना। मतलब किसी से आप इंस्पायर नहीं हुई, बल्कि ये बोरिंग की वजह से ही आपने टिकटॉक का जरिया चुना। टिकटॉक तो एक ऐप है, लेकिन एक्टिंग मेरे रग रग में बसा हुआ है। अच्छा। मैं बचपन से ही आईने के सामने एक्टिंग करती रहती थी। स्कूल में लेट हो जाती थी, ठीक है, आईने के सामने एक्टिंग करती रहती थी, डायलॉग्स रिपीट, अकेले अकेले डायलॉग्स बड़बड़ बड़बड़ करती रहती थी। तो मेरे फ्रेंड्स को लगता था कि पागल है क्या, इसके अंदर भूत वूत आ गया। मतलब मैं जब अकेले में होती हूँ, अब कम करती हूँ, पहले बहुत करती थी। अकेले जब कहीं पे बैठी रहती हूँ ना, एकदम करीना कपूर का एक्टिंग करने लगती हूँ, फिर किसी किसी का करने लगती हूँ। फिर लोग मुझे देखते रहते दूर से और सोचते थे कुछ भूत वूत आ गया इसके अंदर। तो एक्टिंग तो बहुत था सर। टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म था, क्योंकि मेरे घर से मुझे एक्टिंग करने के लिए अलाउ नहीं करते थे, और यूट्यूब के लिए आपको एक टीम चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो नहीं है। टिकटॉक क्या है, जस्ट आपको एक फ़ोन की ज़रूरत है, आप ऐप इंस्टॉल कर लो, वहाँ पे इफ़ेक्ट्स आते रहते हैं, आप बना लो, वीडियोस चले जाते हैं। तो वो मुझे एक ज़रिया मिल गया था अपने टैलेंट को शोकेस करने का, और मुझे नहीं पता था कि मैं इतने मतलब बड़े लेवल पे चली जाऊँगी। नहीं, जब आपके इतने फॉलोअर्स हैं या थे, तो आपको कितनी खुशी महसूस होती थी? बहुत खुशी महसूस होती थी, लेकिन आज नहीं है, तो आप क्या फील कर रही हैं उस बारे में हमारे ऑडियंस को वो बातें शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए 15 लाख फॉलोअर्स बनाना कोई आसान बात नहीं। ये बात तो सही है सर। टिकटॉक मेरी आइडेंटिटी थी, मेरी आइडेंटिटी मुझसे छीन ली गई है। बहुत तकलीफ़ हुई। 15 लाख तो बैन होने से पहले मैंने एक आध वीडियो बनाए थे, मेरे व्यूअर्स को बोला था कि आप लोग आके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो, लेकिन उतना नहीं आ पाते क्योंकि मेरे ज़्यादातर फॉलोअर्स मुंबई के, अहमदाबाद के, वहाँ से थे। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, मेरी आइडेंटिटी चली गई। शायद मैं कोई भी दूसरा ऐप अगर आएगा तो शायद मैं इतना एनर्जेटिक नहीं रह पाऊँगी वो टाइम पे, क्योंकि टिकटॉक पे आपको पैसे नहीं मिलते थे सर। वो बस आपका इंटरेस्ट रहता है, जो आप कंटिन्यूअस वीडियोस बनाते रहते हो। आपको दूसरे प्लेटफॉर्म में पैसे मिलते हैं, लेकिन टिकटॉक पे जब तक आपको ब्लू टिक नहीं मिलता तब तक आपको कोई पैसे नहीं मिलते थे। जस्ट वो मेरा इंटरेस्ट था, एक्टिंग मुझे अच्छा लगता था तो इंटरेस्ट से मैं बनाती थी। अब तो वो भी चला गया। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए। अच्छा, अब टिकटॉक तो बैंड हो गया है, बंद हो गया है, जी। और लेकिन आपको फिर से वो उम्मीदें जगा रही हैं कि भाई कभी ना कभी तो ये टिकटॉक आएगा, फिर से फॉलोअर्स बनेंगे, मैं फिर से जो है टिकटॉक की रानी रहूँगी। जी सर। तो अभी कोई नया ऐप आपने चुना है या फिर कोई एक नए ऐप से आप जुड़ना चाहेंगी? टिकटॉक मेरे दिल के बहुत करीब था सर, तो इतनी जल्दी तो मैं उससे ओवरकम नहीं हो सकती। काफ़ी सारे नए ऐप्स आ रहे हैं अभी, कुछ चिंगारी नाम है, ML समथिंग समथिंग, बहुत सारे हैं। इवन इंस्टाग्राम में भी रील का ऑप्शन शुरू हो चुका है, लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि टिकटॉक वापस आने वाला है। तो मैं मतलब इस बात को यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि जैसे वो मूवी में होता है ना,
क्या नाम था ये बंधन तो कौन सी हाँ, करण अर्जुन। यस करण अर्जुन। तो करण अर्जुन में कैसे उसकी मम्मी को ऐसा लगता है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, हालांकि वो मर चुके हैं। अच्छा। तो मेरे अंदर भी एक ऐसी फीलिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ टिकटॉक वापस आएगा। हाँ। क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स थे, इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी सारे पैसे मिलते थे, बहुत सारे आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म मिलता था, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होती थी, मूवी प्रमोशन होती थी। हालांकि दीपिका पादुकोण से लेके जॉनी लीवर तक हर कोई टिकटॉक पे थे, शाहिद कपूर, जितने भी बड़े बड़े सेलेब हैं सब थे टिकटॉक पे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि वापस आने वाला है, इंडियन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उसका ऑल्टरनेट लेकर आएंगे। तो इसीलिए मैंने कोई और दूसरा ऐप यूज़ करना शुरू नहीं किया है, देखेंगे क्या होता है। बिल्कुल। अच्छा रेहाना, आपने बताया कि बचपन से आपको एक्टिंग का शौक़ रहा है, लेकिन आपने टिकटॉक को एक ज़रिया बनाया। जी अब टिकटॉक तो बंद हो गया है, उस माध्यम से आप दूसरी चीज़ क्या चुनना चाहेंगी? मूवी या शॉर्ट मूवी या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, वो हमारे ऑडियंस को शेयर कीजिए वो चीज़ें। टिकटॉक तो एक ज़रिया था जहाँ पे मुझे काफ़ी सारा प्यार मिला एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। तो उसके बाद टिकटॉक के साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम के भी बढ़ने लगे, वहाँ से मुझे दूसरे प्रमोशनल, मतलब मैं बहुत सारे ब्रांड्स को प्रमोट करने लगी हूँ आजकल। मैंने यूट्यूब में भी शुरू किया है अभी। हाँ, आप मुझे यूट्यूब चैनल्स में भी देखेंगे अभी हैदराबाद में काफ़ी सारे। और मैंने तेलुगु में भी कैमियो रोल्स किया हुआ है टॉलीवुड मूवीज़ में। मैंने टीवीसी एड्स भी कर लिया है, एक वैदिक्स बोल के आता है हेयर केयर प्रोडक्ट्स का, उसका मैंने ऐड किया है। तो अभी आ रहे हैं सर अपॉर्चुनिटीज़। मुझे तेलुगु आती नहीं है तो मैं सीख रही हूँ, क्योंकि तेलुगु के काफ़ी सारे ऑफर्स मुझे आ रहे हैं। तो देखेंगे, एक्टिंग तो है, दिल में है, तो मैं करने नहीं, की क्या वजह है कि आपको तेलुगु नहीं आती? तेलुगु मुझे कैसे आएगी, मैं हैदराबाद से हूँ ही नहीं। फिर आप कहाँ से हैं? मैं आसाम से हूँ। अच्छा। मैं हैदराबाद आई थी एक कंसल्टेंसी के ज़रिए, यहाँ पे मैं बीटेक कर रही थी। तो उसके बाद मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, फिर मुझे जॉब मिल गई, तब मैंने जॉब शुरू किया, तो फिर मैंने टिकटॉक यूज़ करना शुरू किया। उसके बाद मेरे फॉलोअर्स ऐसे बढ़ते गए कि मुझे हैदराबाद से प्यार हो गया। अच्छा। और मैं यहीं पर हूँ, अभी तक तो यहीं पर हूँ। वापस जाने का तो मेरा प्लान नहीं है, देखेंगे आगे आगे पब्लिक जितना सपोर्ट करेगी तो मेरे यहाँ पे रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक चीज़ रेहाना कि अभी आप जो है यूट्यूब का जिक्र किया जी कि बहुत सारे आप वीडियोस भी बना रहे हैं, जी क्योंकि जब टिकटॉक का ये जो काम था आपका, है ना, टिकटॉक बैन होने के बाद आप जो है यूट्यूब पर आ गई, तो यहाँ पर तो हैदराबादी लैंग्वेज में बहुत सारे वीडियोस आप तैयार कर रही हैं और आगे भी तैयार करेंगी, लेकिन हैदराबादी लैंग्वेज जी वो आपने सीखी है या फिर बहुत अच्छा आप बोलती हैं? शुरू में तो मुझे हैदराबादी बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। जब मैं कॉलेज में जाती थी तो लड़के मुझे कमेंट करके जाते थे किराक दिख रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता था लिटरली। तो मैं सोच रही थी पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो मेरे कुछ क्लासमेट्स थे, वो लोग मुझे बोलते थे कि तुम हैदराबादी मूवी देखो। तो वहाँ पे मैंने अच्छा। आपको भी देखा। हाँ हाँ। तो मैंने अंग्रेज़ मूवी देखी, गुल्लू दादा के काफ़ी सारे मूवीज़ देखे। मूवी देख के मैंने सीखा हैदराबादी। उसके बाद टिकटॉक पे तो लिपसिंग करनी पड़ती थी, 8 टेक 10 टेक, कभी कभी मैं 10 टेक लेती थी, तो आ गया वो फ्लो। इसीलिए मुझे मतलब एकदम एक्चुअल हैदराबादी स्लैंग मुझे आती नहीं, लेकिन मैंने काफ़ी अडॉप्ट कर लिया है 80%। अच्छा। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं और हैदराबादी सीखूँ। अच्छा, मतलब इन फ्यूचर आप जो है अगर कोई हैदराबादी मूवी में काम करने का मौका मिल जाए तो आप करेंगी? ऑफ कोर्स, मैंने जिन लोगों को स्क्रीन पे देखा है, अगर वो लोग मुझे ऑफर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी उनके साथ काम करने में। अच्छा। और इंशाल्लाह देखेंगे अगर मिलता है तो। क्या रे बोलो फिर? हाँ ठीक है जाओ फिर। चलो। चलो मैं कहाँ चलूँ, मैं छोड़ने वोड़ने वाला नहीं हूँ, अकेले जाओ। छोड़ना वरना नहीं, ये हमारे बाबा का घर है, मैं अम्मा करने जा रही हूँ, तुम बाहर निकलो। कहीं को बाहर निकलो, मैं रहे तो यहाँ पे। नहीं। ऑफ कोर्स सपने बहुत बड़े होते हैं। अब मेरे दिल में तो एक्टिंग बहुत भरा हुआ है, तो मैं इंडस्ट्री में घुसना चाहती हूँ। ऑफ अच्छा। कोर्स ये बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या फिर हैदराबादी हो, मुझे इंडस्ट्री में
जैसे भी मुझे जाना है। और हैदराबादी मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, वो लैंग्वेज मुझे अच्छा लगता है और टोटल कॉमेडी होता है, न्यूडिटी बिल्कुल नहीं होती, वल्गैरिटी नहीं होती। तो मुझे हैदराबादी को मैं फ़र्स्ट प्रेफरेंस देती हूँ। तो अगर मेरे पास 3 ऑफ़र रहे तो मैं हैदराबादी को चुनूँगी। अच्छा, जी। नहीं हैदराबाद में आप कब से रह रही हैं? हैदराबाद में मैं 2014। अच्छा, जी। मतलब 6 साल के अरसे में हैदराबाद से आपको मोहब्बत हो गई है, जी। लगाव हो गया है। जी। ऐसा क्या है आप हैदराबाद से आपको जो लगाव हुआ? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हैदराबाद बहुत ही खूबसूरत सिटी है। यहाँ पे लड़कियों की सेफ्टी है बहुत ज़्यादा। यही रीज़न है कि डैड ने मुझे दिल्ली जाने से रोका, लेकिन उन्होंने मुझे हैदराबाद भेज दिया क्योंकि यहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है, लड़कियों की सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं काफ़ी बार शुरू में मैं आरटीसी में कभी कभी ट्रैवल करती थी, तो वहाँ पे लोग खड़े हो जाते हैं, लेडीज़ को बैठने देते हैं। ये हमारे पास नहीं होता है, आसाम में ऐसा नहीं होता है। और खाना तो आपको पता ही है, यहाँ की बिरयानी वर्ल्ड फेमस है, बहुत ज़्यादा अच्छे वैरायटीज़ है यहाँ पे खाने के, और फिर काफ़ी अफोर्डेबल है दूसरे सिटी के कंपेयर में। ऊपर से फिर मेरे फ़ैन फॉलोइंग्स भी बन गए, तो लिटरली मुझे हैदराबाद बहुत पसंद आ गया है। हैदराबाद मोहब्बतों का शहर है, नवाबों का शहर है। यहाँ पे एक बार जो आ जाता है वो यही का हो जाता है। आपने बात की कि भाई मोहब्बतों का शहर है, जी। तो किस लिहाज से आपको मोहब्बत मिली, वो हमारे ऑडियंस को ये चीज़ें शेयर कीजिए। मोहब्बतों का शहर मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं काफ़ी हेल्पफुल नेचर के हैं। तो काफ़ी बार मुझे ऐसे सिचुएशन मेरे डेली लाइफ में आए जहाँ पे ऐसे लोकल लोगों ने मेरी बहुत मदद की। एक बार यहाँ पे सरोजनी आई हॉस्पिटल के सामने मैं आ रही थी, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। जी। आई थिंक पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तो एक अंकल थे जो वहाँ पे वॉचमैन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि एक वॉचमैन की कितनी अर्निंग होगी। फिर भी उन्होंने मुझे क्या किया, उनके पास थोड़े पेट्रोल रखे हुए थे, तो उन्होंने मुझे आके ऑफ़र किया एक ड्रम में। तो मैंने बोला कि अंकल मैं आपको पैसे दे दूँ। नहीं नहीं बेटे, आप सुरक्षित घर चले जाओ, वही मेरे लिए काफ़ी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब इतनी इंसानियत है। वो वॉचमैन है लेकिन उनकी इज़्ज़त मेरे नज़रों में बहुत बढ़ गई क्योंकि उन्होंने मुझे पेट्रोल दिया और पैसे लेने से मना कर दिया। हाँ रेहाना, बहुत सारे हम आपके किस्से सुनेंगे हैदराबाद के ताल्लुक़ से भी, फिर आपका अपना जो ओपिनियन है हमारे ऑडियंस को, वो सारी चीज़ें आप शेयर करिए। लेकिन यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा रोकेंगे। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, ये दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं टिकटॉक स्टार रेहाना से। रेहाना जी, हम आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि समाजी पाबंदियों के बावजूद टिकटॉक खुदनुमाई है या फिर सलाहियतों का ज़रिया है? ये बात गलत नहीं है कि बहुत सारे लोग एक्सपोज करते हैं, खासकर लड़कियां पॉपुलैरिटी पाने के लिए एक्सपोज करते हैं और टिकटॉक को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये हद सिर्फ टिकटॉक पे नहीं है। कोई भी आप सोशल मीडिया लीजिए या फिर मॉडलिंग वर्ल्ड में ले लीजिए, बहुत सारी लड़कियां ऐसा करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि हम एक्सपोज करेंगे तो शायद हमें पॉपुलैरिटी मिल जाए। लेकिन हाँ, काफ़ी सारे लोगों को मिलता भी है, लेकिन एक कुछ टाइम के लिए मिलता है, फिर लोग उसे भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप टैलेंटेड हो तो आपके लिए दरवाजे खुलते रहते हैं। आपका परफॉर्मेंस देख के आपको कहीं और से ऑफ़र आता है, फिर कहीं और से, तो वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। तो मैं लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक्सपोज पे मत ध्यान दो। अगर आप टैलेंटेड हो तो आप अच्छे कंटेंट बनाओ, अपनी एक्टिंग दिखाओ। अब वैसे रेहाना, बात हम करेंगे टैलेंट की। जी। तो आप
ज़्यादातर एक्टिंग में या एक्टिंग फील्ड से आप जुड़ना चाहती हैं, जी। तो अगर मान लीजिए आपको हिंदी फिल्मों में ऑफ़र आ जाए तो किस तरह के रोल आप निभाना चाहेंगी? मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे एकदम है ना लीड हीरोइन वाला रोल मिलना चाहिए। अगर मुझे सेकंड लीड भी मिल गया तो आई एम ओके विद दैट। अगर मुझे विलन का रोल भी मिल गया आई एम ओके विद दैट। लेकिन मेरा कैरेक्टर इम्पोर्टेंट होना चाहिए जिसमें मतलब मैं कुछ एक्टिंग कर पाऊँ। तो मैं वो सोचती हूँ कि मेरा कैरेक्टर इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ना ही कि लीड होना चाहिए, ना ही कि कोई मतलब कोई कॉमेडियन भी होता है उनके ज़रिए पूरी मूवी चल जाती है, तो उनका वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा कैरेक्टर मिले जिसमें मैं परफॉर्म कर सकूँ, जिसमें मैं एक्टिंग कर सकूँ। तो वही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है अब तक। वैसे हाल ही में आपको हैदराबाद डायरीज का एक वीडियो हमने देखा है, जी जी जिसमें आप बहू बनना चाह रही थी शाहरुख की मिसेस और आपको जो है आटा गूंदने काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। जी जी तो वो बड़ा अच्छा आपने वो रोल निभाया। जी जी इसके अलावा लतीफ़ प्रिंस के साथ भी बहुत सारे वीडियोस हम देखते हैं जिसमें आपने बीवी का रोल बहुत अच्छे अंदाज में पेश करती हैं। जी जी। बेगम सही चाय बनाओ, मौसम जबरदस्त है। थक के सो रही थी, दिन भर काम करके 10 मिनट आराम करेंगे बोलकर, और फिर तुम आ गए चाय बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तुमको जरा एहसास नहीं है मेरी बीवी दिन भर काम करती, थक गई होंगी बोलकर। क्या आप इन फ्यूचर हैदराबाद की बहू बनना चाह रही हैं जो इस तरह के रोल कर रही हैं? ऐसा नहीं है, वो स्क्रिप्ट का डिमांड है। अगर स्क्रिप्ट ने मुझे बोला कि आप गर्लफ्रेंड बन जाओ तो मैं बन जाती हूँ, बहू बन जाओ बन जाती हूँ, बेटी बन जाओ बन जाती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई स्क्रिप्ट मुझे बोलेगा कि आप भिखारी बन जाओ तो भी मैं बन जाऊँगी। मेरे टिकटॉक के काफ़ी सारे वीडियोस में मैं भिखारी भी बन चुकी हूँ। इन फ्यूचर अगर कोई अच्छा प्रपोज़ल आया तो मैं सोचूंगी। अब तक तो मेरे शादी के कोई प्लान नहीं है। मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने सोचा था कि मैं मास्टर्स करूंगी, मैं फ़ॉरेन जाऊंगी। मैंने मॉम डैड को पटा लिया था तो लेकिन ये कोरोना शुरू हो गया। फिर मैंने हैदराबाद डायरीज में एक वीडियो किया तो वीडियो में काफ़ी सारा प्यार मिला, बहुत सारे मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ गए, सब लोग मुझे मैसेज करने लगे। क्या करते बोलो जी? जी रोटियां बनाते हैं इससे। बनाते नहीं, बेलते इससे रोटी। चलो बेलना स्टार्ट करो, और रोटी का शेप मेरे को प्लीज डोंट से गोल, प्लीज डोंट से गोल, प्लीज। बिल्कुल गोल होना, गोल। क्या करूँ शाहरुख, मैं मेरे को रोटी का आर भी नहीं आता, कैसे बनाऊँ रोटी? डोंट फियर व्हेन शाहरुख इज नियर डियर। ये डोंट फेयर वेयर छोड़ो, मेरे को घर ड्रॉप कर दो। देखो तुम्हारे साथ मेरा जो भी टाइम था मेरे लाइफ का बेस्ट टाइम था। आई मिस यू सो मच, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स माय फॉल्ट। मेरे को ड्रॉप कर दो, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगी। मेरे दूसरे चैनल से भी मुझे ऑफ़र्स आ रहे हैं, आप लोग मुझे देखेंगे। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी बीच में कि मैं क्या करूँ, अपने गाँव वापस चली जाऊँ या फिर अपने पैशन को फॉलो करूँ। एक्टिंग मेरा पैशन है जो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। जॉब मैं इंजॉय नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। आई एम सॉरी अगर कोई मेरे ऑफिस वाले देख रहे हैं तो मुझे पसंद नहीं है। शादी का मैंने सोचा नहीं, लेकिन हाँ मैं सेटल तो होना चाहूँगी और सेटल होने के लिए शादी वगैरह करना पड़ेगा, तो देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए रेहाना, अभी आपने ऑफिस का जिक्र किया, तो आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मुलाजिमत करती हैं, जॉब करती जी हैं। जी। तो हमें ये बताइए कि जब टिकटॉक का दौर था, अभी यूट्यूब में आप एक्टिंग करने वाली हैं, तो ऑफिस के टाइम और प्लस एक्टिंग, इसमें आप किस तरीके से अपना वक्त दे पाती हैं? यस एग्जैक्टली। कितना बड़ा आपको चैलेंज होता होगा? यस हाँ, तो मैं जो ये यूट्यूब में जो शूट रखते थे, तो मैं सबको पता था कि रेहाना जॉब करती है और सिर्फ सैटरडे संडे फ्री रहती हैं। अच्छा। क्योंकि सॉफ्टवेयर में आपको 2 हॉलीडेज़ मिलते हैं, सैटरडे एंड संडे। तो मैं सिर्फ इन दोनों दिनों में ही बनाती थी। मतलब मेरे टिकटॉक के भी 10 वीडियोस बना के रख देती थी और शूट पे चली जाती थी। तो मैं क्या कर रही थी, अपना प्रोफेशन और अपना पैशन दोनों बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी। तो काफ़ी बार मुझे ऐसे कमेंट्स भी मिलते थे ऑफिस में, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती थी, रेहाना आपका फोकस एक्टिंग में है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो मैं उनको बोलती थी कि मैडम मैं दिन में तो नहीं, मतलब मैं नॉर्मल डेज में तो मैं नहीं बनाती हूँ अपने वीडियोस,
सिर्फ वीकेंड्स पे बनाती हूँ, तो कभी कभी ऐसे कमेंट्स मिल जाते थे, बट इट्स ओके, अगर आपको बैलेंस करना है तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वक्त देना पड़ता है ना, जैसा जी, जी। कंटेंट है, आप एक जहन में लाती हैं कि भाई ये चीज़ तैयार होना है, तो आप किस तरीके से तैयारी करती हैं? हाँ, तैयारी तो मेरा ऑफिस टाइमिंग जो है वो 9 से 6 बजे तक था। उसके बाद मैं उसी कोशिश में लग जाती थी कि नेक्स्ट कंटेंट क्या बनाना है। मैं 1 घंटा देख लेती थी, मतलब कुछ यूट्यूब में कुछ देख लेती थी, एक आध मूवीज़ देख लेती थी, तो वहाँ से मुझे आइडियाज़ मिलते थे। कुछ मेरे पर्सनल होते थे जो ऐसे दिल में आ जाता था। तो वक्त देना तो मुश्किल है, मुझे एक दिन भी फ्री, मतलब मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती थी, लेकिन मैं ज़्यादा आउटिंग पे जाती नहीं क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। 5 दिन मैं ऑफिस के लिए काम करती हूँ, फिर 2 दिन मैं एक्टिंग करती हूँ, तो थिएटर में यहाँ वहाँ जाने के लिए मेरे पास फुर्सत ही नहीं है। आपके फॉलोअर्स की जब बात आती है तो हमें ये बताइए कि अगर टिकटॉक में आपने 15 लाख तक अपने फॉलोअर्स बनाए, जी, इनको कायम रखने के लिए किस तरह का कंटेंट आप चुनना पड़ता है इनको कायम रखने के लिए, मतलब ये वाकई जो है हमारे साथ जुड़े रहें, वो बताइए। मेरे हिसाब से कंटेंट ऐसा होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगी। जब ये कोविड का शुरू हुआ था, लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो सब है ना राशन वाशन बांटने लगे थे। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं सब्ज़ी खरीदने गई और मैं सबको मास्क बांट रही हूँ। राशन तो सब बांट रहे थे, मास्क कोई नहीं बांट रहे थे। तो वहाँ से मैंने शुरू किया। उसके बाद मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन लोगों ने मुझे देख के भी मास्क बांटना शुरू किया। तो मैं ऐसे टाइप के ही बनाती थी ताकि लोगों को कुछ मैसेज मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया बहुत। फोटो तो नहीं ले रहे ना? नहीं, जिसको लेना है उसने तो ले लिया। कुछ अच्छा हो तो वो वीडियोस में लाइक्स भी बहुत आते थे क्योंकि अच्छा। लोगों को पसंद आता था। काफ़ी सारे पुलिस वाले, डॉक्टर्स, वो लोग डुएट्स बनाते थे। तो ऐसे मैं मतलब ऐसे कंटेंट्स बनाती थी जो लोगों को वैल्यू मिल सके, और मैं कहीं और से नहीं लाती थी। मैं ऑब्जर्व करती थी आजू बाजू क्या हो रहा है, मतलब जो रियल लाइफ में हो रहा है उसके ऊपर ही बनाती थी ताकि लोग रिलेट कर सकें। आपने बताया कि मैसेज देने की बात, जी, देखिए टिकटॉक में आपको मैक्सिमम 1 मिनट तक का मौका होता है, इसमें आप किस तरीके से मैसेज दे पा सकती हैं? वो बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं एकदम कट शॉट कर देती थी, एडिट करके उसको छोटा छोटा कर देती थी, मतलब एकदम जल्दी जल्दी में। काफ़ी बार ऐसा भी करती थी, पार्ट 1 पार्ट 2 बनाती थी। अच्छा, जो थोड़ा बड़ा हो जाता था तो उसको पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड करती थी। तो मतलब मैसेज पार्ट 2 में मिलता था उनको? पार्ट 1 में थोड़ा सा उनको मतलब सस्पेंस क्रिएट करती थी कि पार्ट 2 में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। फिर पार्ट 2 में उनको पूरा रिजल्ट मिल जाता था। तो मतलब ऐसे आपके फॉलोअर्स थमे हुए रहते थे कि भाई पार्ट 2 में क्या आएगा? मैसेज करते रहते थे, पार्ट 2, वेटिंग फॉर पार्ट 2, वेटिंग फॉर पार्ट 2, ऐसा मैं करती थी। टिकटॉक पे देख रहा हूँ करुणा गो बोल के सब अगरबत्तियां लगा के बोल रहे, अरे हाउलो करुणा को हिंदी इंग्लिश नहीं आती, चाइनीज में बोलना पड़ता, करुणा चिंची चो पो ऐसा बोलना पड़ता, समझे? आखिर में रेहाना, जो नौजवान सोशल मीडिया से जुड़ना चाहता है उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? मैं व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगी कि जो अगर आपको सोशल मीडिया पे अपने फ़ैन फॉलोइंग्स बढ़ाने हैं तो पहला सजेशन ये रहेगा कि कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। लाइक डेली आपको मिनिमम 1 पोस्ट, नहीं तो 2 दिन में 1 पोस्ट, आप मतलब एक इंटरवल बना लीजिए जिसके दौरान आपको 1 पोस्ट करना ही है। ऐसा नहीं है कि आज मेरे 10 फोटोज़ अच्छे आ गए, मैंने 10 डाल लिए, फिर नेक्स्ट 10 दिन तक मैंने कुछ नहीं डाला, तो ऐसे आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कंसिस्टेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, क्वालिटी। आप कुछ भी वीडियो बना रहे हो, फोटो डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। लाइक कंटेंट अच्छा होना चाहिए, मैसेज अच्छा होना चाहिए, या फिर अगर आप फ़ोटोशूट जा रहे हो तो उसके फ़ोटोज़ अच्छे होने चाहिए, ना ही कि एक्सपोजिंग हो या फिर ऐसे अच्छे होने चाहिए। और एक्टिवनेस, आप लाइव आओ, लाइव आके आप अपने फैंस से बातें करो, आप PR प्रमोशन करो, आप दूसरे जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उनके लिए आप शाउट आउट दो, आप पब्लिक
की मदद करने की कोशिश करो। तो सोशल मीडिया पे आपको इंगेजमेंट बढ़ाना है। आप जितना ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ाएंगे आपका उतना ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ते रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे इस प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त दिया। तो आज के लिए इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।